प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 5 डिस्कस किया था। आज हमने इसी सिलसिले को जारी रखना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही सिलसिले में हम लोगों ने अपना टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करना है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, a current is flowing towards north along a power line. The direction of magnetic field above it neglecting Earth's field. आपके पास एक पावर लाइन है, उसमें करंट किधर को फ्लो कर रहा है? नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। आपने इस पावर लाइन के ऊपर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करते हुए पावर लाइन का मैग्नेटिज्म बताना है। तो सिंपल राइट हैंड रूल का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखें, करंट आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ के अलोंग मेरा क्या आ जाएगा? थंब। और जब मैं अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए रोटेट करूंगा तो मेरी फिंगर्स आप देख सकते हैं कि ऊपर या सामने से देखते हुए किससे किसकी तरफ रोटेट होती है आपको दिखाई दे रही हैं? लेफ्ट से राइट यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर होगा ईस्ट यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87, ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट, नेगेटिव करंट की बात हो रही है। द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। आपने गलत सेंटेंस के बारे में बताना है। एक एक ऑप्शन देख लें। पहली ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये आपके पास इस ऑप्शन को चेक करने के लिए ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो किधर को फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब कन्वेंशनल करंट किधर को फ्लो कर रहा होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि राइट हैंड रूल हमेशा कन्वेंशनल करंट पे लगता है। इस वायर से कुछ फासले पे पॉइंट ओ है, इस पे हमने बी का एनालिसिस करना है। तो इसके लिए फिर जाहिर सी बात है क्या लगेगा? राइट हैंड रूल। आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ। तो ये आ गया थंब। और जब मैं अपनी उंगलियों को रोटेट करूंगा तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? अंदर की तरफ। तो इस साइड पे यानी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? बाहर की तरफ, इधर को, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड या एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। और वो कौन होता है? प्लस जेड एक्सिस। यानी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के नहीं। सो आपके 87th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। अगली ऑप्शंस भी जरा देख लें। बीटा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस में है, मैं अभी आपको बता चुका हूं। चार्ली, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एट द सेंटर। हमने सबसे पहला टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किया था उसमें हमने यही देखा था कि एक स्ट्रेट वायर में से जब भी करंट पास करता है तो उसके अगेंस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो बहुत सारे सर्कल्स की शक्ल में पैदा होती है और वो तमाम सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डेल्टा, मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द वायर आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ये अभी मैंने बताया कि इस वायर के यहां पे यानी पॉइंट ओ पे यानी राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? बाहर की तरफ है। तो लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? अंदर की तरफ होगी। तो 87th में चूंकि आपने रॉन्ग ऑप्शन को टिक करना था, रिपीट 87th का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 88, इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी नेगेटिव चार्जेस का करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन सीन फ्रॉम बिलो द कंडक्टर विल बी। नौजाद ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये कंडक्टर है, इसमें आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ। लेकिन फिर वही बात, ये कौन सा करंट है? इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो इसका मतलब कन्वेंशनली इसमें करंट किधर को फ्लो कर रहा होगा? ऊपर से नीचे। अब इसको समझाने के लिए फर्स्ट करें कि ये मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर में करंट किधर जा रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब इस मार्कर में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो मेरा थंब किधर को जाएगा? नीचे को। और जब मैं ऊपर से देखते हुए अपनी उंगलियों को रोटेट करूंगा, थंब नीचे को जा रहा है। और जब मैं ऊपर से देखते हुए अपनी उंगलियों को रोटेट कर रहा हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। बट रिमेंबर, इस एमसीक्यू में आपने ऊपर से नहीं देखना था, आपने कहां से देखना था? नीचे से देखना था। तो अगर आपको ऊपर से देखने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। तो नीचे से देखने से यही मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 89,
A current carrying straight wire is kept along the axis of the solenoid carrying a current, the straight wire. आपके पास एक सोलनॉइड था, उसमें से करंट पास कर रहा था, आपने एक करंट कैरिंग वायर को उस सोलनॉइड के कोर के अंदर एक्सिस के अलोंग रख दिया. बताएं उस करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स लगेगी? कोई फोर्स नहीं लगेगी. उसकी वजह, ये आपके पास एक सोलनॉइड है, रफ सी डायग्राम मैंने बनाई. आपको पता है कि सोलनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके एक्सिस के अलोंग होती है. इसका क्या मतलब होगा कि सोलनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड यानी बी या तो इधर को होगी या इधर को होगी. अब आपने वायर को, करंट कैरिंग वायर को सोलनॉइड के एक्सिस के अलोंग रखा है, तो इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, चाहे आप ये कोर के अंदर रखें, चाहे आप ये कोर के बाहर रखें, चाहे आप ये कोर के ऊपर रखें, चाहे आप ये कोर के नीचे रखें, ये जो वायर है ये सोलनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी. नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन, और साइन के आगे थीटा, और अगर थीटा 0 हो या 180 हो, दोनों सूरतों में, दोनों सिचुएशंस में फोर्स का आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सोलनॉइड. ना वायर सोलनॉइड पे कोई फोर्स लगाएगी और ना सोलनॉइड वायर पे कोई फोर्स लगाएगी. क्वेश्चन नंबर 90. A proton beam is going from north to south and an electron beam is also going from north to south. Neglecting the earth magnetic field, the electron beam will be deflected. Now अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये प्रोटॉन बीम है जो किससे किसकी तरफ आ रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो याद रखिएगा ये कन्वेक्शनल करंट है, हमें इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी किससे किसकी तरफ आ रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और तमाम रूल्स, तमाम करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए नहीं आते. किसके लिए आते हैं? इलेक्ट्रिक या कन्वेक्शनल करंट के लिए आते हैं. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम के कॉरस्पॉन्डिंग कन्वेक्शनल करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा. यानी मैंने प्रोटॉन के बीम्स के करंट को रिवर्स नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीम्स के करंट को इसलिए रिवर्स कर दिया है कि वो कौन सा करंट था? इलेक्ट्रॉनिक. मुझे उसको किस में चेंज करना था? कन्वेक्शनल करंट में चेंज करना था. नाउ फॉरगेट अबाउट प्रोटॉन, फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रॉन. सिंपल, ये आपको दो करंट्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट है. और हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट करंट्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. इसका मतलब ये जो बीम है, ये जो दोनों बीम्स हैं, एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगी. यानी प्रोटॉन की बीम इलेक्ट्रॉन की बीम से या इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोटॉन की बीम से अवे जाने की कोशिश करेगी. आपके 90th एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली, यानी इलेक्ट्रॉन की बीम विल मूव अवे फ्रॉम द बीम ऑफ प्रोटॉन्स. क्वेश्चन नंबर 91. Two infinitely long wires carrying same currents in opposite direction, then the magnetic field at a point lying midway between them is. आपके पास ये दो वायर्स हैं, इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इक्वल बट ऑपोजिट. बताएं इनके मिड पॉइंट पे यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? राइट हैंड रूल लगाएं. इस बार में आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ ही आ गया थंब. तो जब मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? बाहर की तरफ. और दूसरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? अंदर की तरफ. तो यहां पे क्या आ जाएगा? डॉट. और यहां पे क्या आ जाएगा? क्रॉस. यही रूल जब मैं इसके लिए लगाऊंगा, थंब नीचे है, तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ. अब इन दोनों वायर्स के बिल्कुल सेंटर में यानी मिड में आपको कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई दे रही हैं? दो. और दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या करेंगी? ऐड कर देंगी. लिहाजा इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड का सम हो जाएगी. यानी मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी. आपके 91st एमसीक्यू का आंसर आएगा अल्फा, यानी twice the field due to each wire. Question number 92. A rectangular loop carrying electronic current यानी negative current is placed near a long straight
fixed wire carrying electronic current यानी negative current as shown the loop. अच्छा, ये आपके पास वायर है, इस वायर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक. उसके पास बिल्कुल क्या रखा हुआ है? एक लूप, उसमें भी कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक. अब जब दोनों इलेक्ट्रॉनिक करंट हैं तो आपको डायरेक्शन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब एक कन्वेंशनल हो और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हो, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके उसको कन्वेंशनल बनाते हैं. लेकिन अगर दोनों क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, तो फिर आपको डायरेक्शन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. जरा ध्यान से देखिएगा, आंसर की तरफ चलते हैं. इस वायर में आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? नीचे से ऊपर. और लूप के इस वाली साइड में आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? इधर भी आपको करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है. तो ये जो दो करंट्स हैं, ये सेम डायरेक्शन वाले करंट्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. नतीजा, अगर वायर मूव करेगी तो लूप की तरफ मूव करेगी, या अगर लूप मूव करेगा तो वायर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन. आपके 92nd एमसीक्यू का आंसर होगा कि लूप विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स वायर, यानी आपके 92nd एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 93. A 50 centimeter wire carrying current of 20 ampere is placed in a magnetic field of a strength 0.75 Tesla. A wire makes an angle of 30 degree with the field. The magnitude of the force on the wire is. Question number 93. One of the easier MCQs. F equals ILB. Sin theta current 20 एम्पियर उसने सवाल में दिया हुआ है. वायर की लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी वायर की लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50/100. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.75 यानी 75 ओवर 100. और एंगल कितना था? 30. तो साइन 30 इज 1/2. प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. अगेन मैं नॉन जीरो नंबर से कोई आंसर पता चलाने की कोशिश करूंगा. रिपीट, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा कैंसिल. 50/100 इज 1/2. ये क्या है? 75. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. 50/100 इज 1/2. 75/2 is 37.5. और आगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 10 की पावर्स ही बची हैं. तो इसका मतलब आपका आंसर 3 नॉन जीरो नंबर्स रखेगा, 3, 7 एंड 5. तो आपका आंसर क्या आ सकता है? 0.375 या 3.75 या 37.5 या 375, जो भी होगा उसमें पहले नॉन जीरो नंबर्स क्या होंगे? 3, 7 एंड 5. ऐसे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है. आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 3.75 ऑफ न्यूटन, यानी बीटा. Question number 94. A straight wire of length 1.5 meter and carrying a current of 2.5 ampere is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire. The force per unit length in the wire is, या on the wire is. Question number 94 करिए. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F equals ILB. क्वेश्चन पैदा होता है, मैंने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? चुके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए थीटा 90 हो जाएगा और साइन 91 हो जाएगा. F equals ILB. चूंकि हमने क्या निकालना है? फोर्स नहीं बल्कि फोर्स यूनिट लेंथ. तो L वाला फैक्टर उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ कम्स आउट टू बी IB. नाउ व्हाट इज I? 2.5 यानी 25/10. What is B? 0.5 यानी 5/10. प्लीज यहां से देखिएगा, 5/10 क्या हो जाएगा? 1/2. 2 उधर जाके 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या बन जाएगी? 25/20. ऑफ कोर्स 1.25. 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 95. The diagram shows an electronic current in a conductor in a magnetic field. What is the direction of force on the conductor? Now question number 95 को देखने के लिए, ये आपके पास मैग्नेट है ऑफ कोर्स कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी. इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? एक वायर के जिसमें अगेन उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है कि कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक यानी नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है. तो आप बताएं वायर पे फोर्स किधर को लगेगी? राइट हैंड रूल लगाएं, और चूंकि नेगेटिव करंट है तो राइट हैंड रूल जो आंसर देगा उसका रिवर्स कर देना. मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है? नॉर्थ से साउथ. तो मेरी उंगलियां जाएंगी नॉर्थ से साउथ यानी राइट साइड पे दाईं तरफ.
और थंब किसको शो करता है? करंट को। तो करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो मेरा थंब जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये आ गया फिंगर्स, और थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हथेली का वेक्टर एरिया किधर को रुख करता आपको दिखाई दे रहा है? इन टू द व्हाइट बोर्ड या इन टू द पेज। तो आंसर आना क्या चाहिए था? इनटू द पेज। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट है, नेगेटिव चार्जेस का करंट है, तो जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो राइट हैंड रूल आपको क्या आंसर दे रहा है? इनटू द पेज। इस एमसीक्यू का एक्चुअल आंसर क्या होगा? आउट ऑफ द पेज। 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 96, applying the right hand palm rule for a straight conductor carrying current and placed in an external magnetic field, if the fingers are along east and the thumb is directed along north, the direction of magnetic force will be. और साथ ध्यान से देखिएगा, थंब यानी करंट किधर जाना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। और फिंगर्स यानी मैग्नेटिज्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर जानी चाहिए? ईस्ट की तरफ। तो अगर मैं इस पे अब क्या लगा दूं? राइट हैंड पाम रूल लगा दूं, तो ये आ गया थंब, और ये क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो पाम का वेक्टर एरिया है, हथेली का वेक्टर एरिया है, वो किसकी तरफ रुख कर रहा है? व्हाइट बोर्ड की तरफ रुख कर रहा है। और व्हाइट बोर्ड की तरफ रुख करने का क्या मतलब है? इनटू द पेज या वर्टिकली डाउनवर्ड। 96th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? बीटा। Question number 97. The force acting on 1 meter length of the conductor placed at right angles to the magnetic field 1 ampere current is passing through it is called. Question number 97. रूटीन की क्लास में डिस्कस हो चुका है। अल्फा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिकॉल कर देते हैं, B इक्वल्स F ओवर IL साइन थीटा। तो अगर I क्या हो जाए 1, लेंथ क्या हो जाए 1 और एंगल क्या हो जाए 90, तो I की जगह 1, L की जगह 1 और एंगल 90 होने की वजह से साइन 90 भी 1। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी F एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी B के बराबर हो जाएगी। आई रिपीट, 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 98. A cable carries a current of 2 ampere vertically downward. The magnetic field produced by it at a point of 10 centimeter north will be. Now इस क्वेश्चन को करने के लिए B equals म्यू नॉट I over 2 pi R म्यू नॉट 4 pi into 10 raised to power minus 7 current 2 pi is the part of the formula। और y से कितने फासले पे कैलकुलेशन करनी है? 10 सेंटीमीटर यानी 10 बाय 100। प्लीज ध्यान से देखिएगा, पाई और पाई क्या हो गया? कैंसल। 2 और 2 क्या हो गया? कैंसल। 1 0 और 1 0 क्या हो गया? कैंसल। एक 10 ऊपर जाके -7 को क्या कर देगा? -6। 4 into 10 raised to power -6 टेस्ला। अब सारी बात क्या है कि डायरेक्शन क्या होगी? तो इसके लिए आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड या इनटू द व्हाइट बोर्ड या इनटू द पेज। तो ये क्या आ गया? थंब। आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे निकालनी है? कैसे पॉइंट पे? जो वायर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे कहां पे लाई कर रहा है? नॉर्थ पे। तो जब ये हमारा थंब आ गया और जब मैं अपनी फिंगर्स को क्या करूंगा? रोटेट करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किस सर्कल में बनती दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज सर्कल पी पॉइंट जो कि नॉर्थ पोल पे लाई कर रहा है, उस पे टेंजेंट के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में देता दिखाई दे रहा है? ईस्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देता दिखाई दे रहा है। 98 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, यानी 4 into 10 raised to power -6 टेस्ला ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 99. A conducting loop carrying electronic current, अब फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हो रही है, I is placed in a uniform magnetic field pointing into the plane of the paper as shown. The loop will have a tendency to. आपके पास ये एक लूप है जो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ्लो करता दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो बताएं, और ऑफ कोर्स लूप पे क्या अप्लाई हुई हुई है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हुई हुई है। तो बताएं लूप की टेंडेंसी क्या होगी? राइट हैंड रूल लगा लेते हैं जरा। यहाँ पे करंट किधर जाता आपको दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड पे आ गया थंब। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? अंदर की तरफ है, तो ये आ गई फिंगर्स। तो आप देखें कि जो वेक्टर एरिया ऑफ द पाम है, जो हथेली का वेक्टर एरिया, वो किधर को रुख कर रहा है? नीचे को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लूप की इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगनी चाहिए? नीचे को। लेकिन रिमेंबर लूप में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक यानी नेगेटिव चार्जेस का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब लूप की इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अगर यही रूल मैं यहां पे अप्लाई करूं, लूप की इस साइड पे आपको करंट किधर आता दिखाई दे रहा है? नीचे। तो ये आ गया थंब।
मैग्नेटिक लाइंस किधर को है, अंदर की तरफ, तो ये आ गई फिंगर्स। और आप देखें वेक्टर एरिया ऑफ द पाम आपको किधर रुक करता दिखाई दे रहा है, राइट साइड पे दाईं तरफ। तो लूप की इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगनी चाहिए थी, राइट साइड पे, यानी दाईं तरफ को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से लूप की इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी, लेफ्ट साइड, यानी अंदर की तरफ। नाउ सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी। तो लूप के चारों तरफ जो आपको फोर्स शक्ति दिखाई दे रही है वो लूप को सेंटर की तरफ कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब लूप को चारों तरफ से एक तरह का, मैं यूं भी आपको समझा सकता हूं कि दबाया जा रहा है। तो लूप एक्सपैंड नहीं करेगा, लूप कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 100, फॉर द सोलेनॉइड शोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इफ आउटसाइड फील्ड इज नॉट इग्नोर्ड। वैसे तो हम कहते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सवाल में उसने हमें कह दिया कि आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर नहीं करना। तो अब ये जो कोई भी आपको सोलेनॉइड दिखाई दे रहा है, बताएं इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी। जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने रफ सी डायग्राम बना दी है, एग्जैक्ट डायग्राम आपके टेस्ट में बनी भी हुई है। इन क्रॉसेस का क्या मतलब है कि इधर सोलेनॉइड में करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। और इन डॉट्स का क्या मतलब है कि इस साइड पे सोलेनॉइड में करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। नो, इसका क्या मतलब है कि सोलेनॉइड में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यूं, यानी सोलेनॉइड में करंट यहां से बाहर आके इधर अंदर की तरफ जा रहा है, एंड सो ऑन, फ्लो करता हुआ आगे जा रहा है। नो, सोलेनॉइड का राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, राइट हैंड की फिंगर्स रोटेट होती है, तो थंब आपको क्या बताता है, नॉर्थ। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यूं, तो ये आ गई फिंगर्स यूं। तो थंब यानी ये वाला किनारा कौन सा होगा, नॉर्थ। ये वाला किनारा कौन सा होगा, साउथ। ना, ये वाला किनारा नॉर्थ और ये वाला किनारा साउथ। इसका क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ, यानी राइट से लेफ्ट। और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड किससे किसकी तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ, यानी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड किससे किसकी तरफ होगी, लेफ्ट से राइट। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर होगा आउटसाइड लेफ्ट टू राइट, यानी 40। क्वेश्चन नंबर 101, अ सोलेनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग and it has 4250 turns. If a current of 5 ampere is flowing through it, what is the magnetic field at its center? B equals mu naught Ni. Now mu naught क्या है, 4 pi into 10 raised to the power minus 7, of course. Number of turns per unit length 4250 और current कितना है, 5 ampere. Now this MCQ is not about the formula. This MCQ is about how to solve these calculations without using द कैलकुलेटर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, नो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू पाई, पाई क्या लिखा जा सकता है, 3, तो 4 इंटू पाई बिकम्स 4 इंटू 3, दैट इज 12। ये 5 वैसे का वैसा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अस्यूम कि ये 4250 नहीं है बल्कि 4000 है, और ये 10 raised to power minus 7 तो आएगा। नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पावर्स ऑफ 10, मेरा सारा फोकस किसकी तरफ है, नॉन जीरो नंबर्स की तरफ है। जरा ध्यान से देखें, 5 इंटू 4 इज 20, 20 में से 2 निकालने, और वो जब 2 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 24। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ सकता है, 240, 24, 2.4, 0.24, यानी आपका आंसर किसके अराउंड अबाउट होगा, किसके करीब होगा, 2.4 के करीब होगा। और अगर मैं गलत नहीं तो 2.4 के करीब मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी 2.7 इंटू 10 raised to power minus 2 टेस्ला। होपफुली टेक्निक आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 102, इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डज नॉट डिपेंड ऑन। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन आई ओवर एल। इसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें एल क्या है, सोलेनॉइड की लेंथ। दोनों फॉर्मूलाज में आपको कहीं पे भी सोलेनॉइड के कोर की थिकनेस या डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस का कोई पैरामीटर दिखाई नहीं दे रहा। आपके 102 यानी 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता।
Question number 103. The diagram shows a small magnet hanging on a thread near the end of a solenoid carrying a steady current I. What happens to the magnet as the iron core is inserted into the solenoid? Now, ये आपके पास एक मैग्नेट है जो फ्रीली सस्पेंड कर रहा है, इसके पास एक करंट कैरिंग सोलनॉइड है और यहाँ पे बिल्कुल ये एक आयरन का कोर है. आयरन का कोर सोलनॉइड के कोर के अंदर, यानी आयरन की बार सोलनॉइड के कोर के अंदर डाल दी गई, इंसर्ट कर दी गई, प्लेस करवा दी गई. बताएं अब मैग्नेट के साथ क्या होगा. तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जब हमने ये एक्सरसाइज नहीं की थी, यानी जब ये आयरन की बार अभी सोलनॉइड के कोर के अंदर एंटर नहीं हुई थी या प्लेस नहीं करवाई गई थी, तो उस वक्त क्या हो रहा था वो पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आयरन की बार डालने से क्या होगा. ना प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, आपको अपनी तरफ वाली साइड में सोलनॉइड में करंट किधर फ्लो करता दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे. तो अगर मैं इस पे सोलनॉइड का राइट हैंड रूल लगाऊं कि जिसमें फिंगर्स करंट को शो करती हैं और थंब क्या देता है, नॉर्थ पोल, तो ये पोल नॉर्थ है, ये पोल साउथ है. इसका मतलब कि सोलनॉइड का नॉर्थ सस्पेंड हुए हुए मैग्नेट के साउथ के सामने है. इसका मतलब ये सोलनॉइड और ये मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे. अब आपने आगे क्या किया कि ये जो आयरन की बार है इसको सोलनॉइड के कोर के अंदर प्लेस करवा दिया. रिमेंबर, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कहीं ज्यादा होती है. तो उसका फिजिकली मतलब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इनहैंस करने की, मजीद स्ट्रॉन्ग करने की सलाहियत होती है और इससे काफी हद तक एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा. जो ही मैं ये आयरन की बार इस करंट कैरिंग सोलनॉइड के अंदर रखूंगा, सोलनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, इजाफा. जब सोलनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इनहैंस होकर बढ़ जाएगी तो सोलनॉइड के पोल्स की पोलैरिटी भी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी. इसका क्या मतलब है, ये पहले भी नॉर्थ पोल था, ये अब भी नॉर्थ पोल है, लेकिन इसकी नॉर्थनेस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा. इसी तरह ये पहले भी साउथ पोल था, ये आयरन बार रखने के बाद अभी भी क्या साउथ पोल है, लेकिन इसकी साउथनेस में यानी इसकी साउथ नेचर में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ कि इस सोलनॉइड और इस मैग्नेट के दरमियान अट्रैक्शन भी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. मतलब मैग्नेट जो हो सकता है सोलनॉइड के पहले थोड़ा सा करीब आया हो, वो आयरन बार रखने से सोलनॉइड के थोड़ा और ज्यादा करीब आ जाएगा. आपके 103 यानी 103 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा. इट मूव्स टुवर्ड्स द सोलनॉइड. Question number 104. A proton is moving with velocity v in a direction opposite to the direction of magnetic field B. The magnetic force experienced by the proton is. Question number 4. One of the easier MCQ. F equals QVB sin theta. और थीटा की जगह आप देख सकते हैं मैंने क्या लिख दिया, 180. चूंकि प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट मूव कर रहा है, साइन 180 क्या होता है, 0. इसका मतलब इस प्रोटॉन पे इस सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, यानी 104 का आंसर होगा 0 यानी डेल्टा. Question number 105. A positively charged particle is projected towards west, is deflected towards north by a magnetic field. The field must be. आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, वो किधर को जा रहा है, वेस्ट की तरफ. तो वेस्ट के अलोंग क्या है उसकी वेलोसिटी, उस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लग रही है, यानी एफ किधर को लग रही है, नॉर्थ की तरफ. तो बताएं जो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ की तरफ मूव करवा रही होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी वो बी किस तरफ को, आपने बी की डायरेक्शन निकालनी है. नाउ इसके लिए राइट हैंड रूल, थंब किसको शो करता है, चार्ज की वेलोसिटी को, वो किधर को है, वेस्ट की तरफ. तो ये आ गया थंब वेस्ट की तरफ, राइट साइड पे. ठीक है, आप लोगों के लेफ्ट साइड पे, मेरे राइट साइड पे, आप लोगों के लेफ्ट साइड पे. ओके, हथेली का वेक्टर एरिया किधर जाना चाहिए, यानी फोर्स किधर जाना चाहिए, ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ. ये तो थंब किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ. हथेली का वेक्टर एरिया किधर को आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ. तो आपको फिंगर्स किधर दिखाई दे रही हैं, आप लोगों की तरफ, यानी फिंगर्स किधर है, मेरे से अवे आपकी तरफ, यानी फिंगर्स या मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड. और आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड क्या कहला सकता है, वर्टिकली अपवर्ड्स. आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स. Question number 106. A charged particle enters in a strong magnetic field, then its kinetic energy.
तो हमने रूटीन की क्लास में पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो वर्क नहीं करवा सकती, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लेके आ सकती, स्पीड नहीं चेंज कर सकती, टॉर्क नहीं पैदा कर सकती है। वो सिर्फ क्या पैदा कर सकती है, इंपल्स पैदा कर सकती है। पहले भी काफी डिस्कशन हो चुकी है। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा, यानी चार्ज पार्टिकल पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 107, a negative charge moving with constant velocity v enters a region of uniform magnetic field pointing out of the page. What is the direction of magnetic force on the charge? डायग्राम एज इट इज मैंने बना दी। नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। डॉट्स का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, बाहर की तरफ, यानी आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, यानी आप लोगों की तरफ। तो बताएं ये एक चार्ज किधर को डिफ्लेक्ट होगा, राइट हैंड रूल थंब किसको शो करता है, वेलोसिटी को, तो दिस इज वेलोसिटी। और उंगलियां यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर आनी चाहिए, आप लोगों की तरफ, मुझसे अवे आपकी तरफ, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि पाम यानी हथेली के वेक्टर एरिया का रुख किधर को है, राइट साइड पे, दाईं तरफ। लेकिन चूंकि कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो राइट हैंड रूल जो भी आंसर बताया उसका रिवर्स कर देना है। राइट हैंड रूल क्या आंसर बता रहा है कि चार्ज को किधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, राइट साइड पे, दाईं तरफ, जबकि नेगेटिव चार्ज एक्चुअली किधर को डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट साइड पे, यानी बाईं तरफ। 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। Question number 108, a charge is projected with 20 meter per second velocity in a magnetic field of 5 Tesla at an angle of 30 degree. If the force of 5 into 10 raised to power minus 17 Newton is exerted on the charge, then the value of the charge will be. F equals Q VB sin theta, बहुत दफा यूज हो चुका है, तो Q equals F4 VB sin theta. Now what is F? 5 into 10 raised to power minus 17. What is V? 20. What is B? 5. What is angle? 30. So sin 30 is 1/2. प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 5 वो 5 क्या हो गया, कैंसल। sin 30 क्या होता है, 1/2। तो जो sin 30 1/2 होगा वो 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 0, जो ऊपर जाके क्या कर देगा, 10 raised to power minus 18 कूलम। Now 10 raised to power minus 18 coulomb can also be written as 10 into 10 raised to power minus 19 coulomb. और 10 into 10 raised to power minus 19 coulomb के क्लोजेस्ट टॉप को कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है, 9.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, यानी तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज होगा। आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 109, the force on a charge moving in a magnetic field is not independent of. अच्छा, not independent का मतलब क्या है, dependent of। तो बताएं फोर्स किस पे डिपेंड करती है। तो फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा या ILB sin थीटा। ना QVB sin थीटा कब लगेगा, जब सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स निकालेंगे आप, और ILB sin थीटा कब लगेगा, जब पूरे कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स आप निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 109 फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का है। इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। और इस फॉर्मूला में आपको फोर्स किस पे डिपेंड करती दिखाई दे रही है, चार्ज की अमाउंट यानी चार्ज पे, ऑफ कोर्स उसके साइन पे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, थीटा पे यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाले एंगल पे, और सबसे अहम बात चार्ज की वेलोसिटी पे। 109 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 110, an electron moves in a circular arc of radius 10 meter at a constant speed of 2 into 10 raised to power 7 meter per second with its plane of motion normal to the magnetic flux density of 10 raised to power minus 5 Tesla. The specific charge यानी charge to mass ratio of electron is। कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, आपको याद होगा तो हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है, 1.75 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम, और 1.75 is closest to 2। आपके 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 2 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम, यानी आपके 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 111, the radius of curvature of path of a charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to। चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला Q/m equals V over
डी आर, यहां से अगर मैं आर निकालूं तो आर किसके बराबर आ जाएगा, एम बी ओवर क्यू बी। एंड व्हाट इज एम वी, मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, रेडियस आपको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, मोमेंटम के। आपके 111 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा यानी मोमेंटम। Question number 112. An electron of mass 9 into 10 raised to power minus 31 kilogram and charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is moving in a circular orbit in a magnetic field of 1 into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square. Its period of revolution is. Now question number 112. हमने cyclotron का अगर आपको याद हो तो ऐसे चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, यानी साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था 2 पाई m ओवर क्यू बी। नाउ 2 पाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 3, ऑफ कोर्स 3.14, mass 9 into 10 raised to power minus 31 kilogram. We are talking about electron, and charge on the electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which can be written as 16 into 10 raised to power minus 20 coulomb. और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1 into 10 raised to power minus 4. अगेन अब जरा ध्यान से देखिएगा, नॉन जीरो नंबर्स आपको आंसर बताएंगे कि इसको आपने टैकल कैसे करना है। सो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसको क्या अस्यूम कर लूं, इस 9 को क्या अस्यूम कर लूं 8, तो अगर ये 9 8 अस्यूम हो जाए तो 8 इंटू 2 16, 16 और 16 क्या हो जाएगा कैंसल, तो अकलौता नॉन जीरो नंबर कौन बचेगा 3। तो इसका मतलब आपका आंसर 3 के आसपास कहीं होगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, रफली बात करूं मैं 3 के आसपास होगा। और अगर मैं गलत नहीं तो 3 के आसपास मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, वो कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है, अल्फा 3.5 इंटू 10 raised to power minus 7 ऑफ सेकंड, 1/12 का आंसर होगा अल्फा। इसका मतलब मेजॉरिटी केसेस में नॉन जीरो नंबर्स का बिहेवियर आपको आंसर दे देता है, आपको 10 की पावर्स को सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 113, a long solenoid has turns per meter of small n and current I ampere is flowing through it. The magnetic field at the ends of the solenoid is, मैंने आपको बताया था solenoid के किनारों पे, एजिस पे या एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड से क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। 113th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 114, द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स, जो कि मैं एक तरह की रिवीजन ही करवा रहा हूं, किया तो आप लोगों ने हुआ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस का सम होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ कोर्स किसके बराबर होती है, क्यू ई, और इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स किसके बराबर होती है, क्यू वी क्रॉस बी के। आपके 114th एमसीक्यू का आंसर होगा लॉरेंट्ज फोर्स यानी चार्ली। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द वैल्यू ऑफ ई बाय एम इज स्मॉल एज 4। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगेन इसको भी आपको सॉल्व करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बीटा ऑप्शन क्या है, बीटा पार्टिकल, और चार्ली ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, और डेल्टा ऑप्शन क्या है, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन भी वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग बीटा, चार्ली और डेल्टा एक ही बात को 3 दफा किया गया है। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा यानी प्रोटॉन। वैसे भी इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन की मास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर प्रोटॉन की मास ज्यादा है तो प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, ऑफ कोर्स कम होगी। आई रिपीट, 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब